तो इसमें बहुत कुछ खास कंटेंट था नहीं, तो बाहर से इसमें हस्तक्षेप हुआ और कंटेंट इसमें आया। तो GS3 मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न के साथ ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, यानी नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती में करना है। प्राकृतिक खेती यानी जिसमें किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल, ना तो सीड और ना ही फर्टिलाइजर और ना ही पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक किसी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी प्राकृतिक ढंग से खेती जैसे होता था पहले गांव में, गोबर वगैरह, ठीक है, गौमूत्र वगैरह, इन सब का इस्तेमाल करते हुए खेती। सिंपल सी बात है, नेचुरल खेती को आप ऐसे ही समझें। और ये चर्चा में क्यों, मैं क्वेश्चन में आने से पहले और यहां पर डील करने से पहले, क्योंकि देखिए जब मोदी जी कोई भी बात बोलेंगे तो वह बात दूर तलक जाएगी, यानी यूपीएससी के कानों तक वो जाएगी। 2014 में मोदी जी बार बार, पूरा पेपर आप अगर अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ट्रस्ट करिएगा, तो आपको ये लगेगा कि, और ये होता भी होता, चूंकि आप आईएएस होने के बाद किसी भी सरकार में आप उसकी आलोचना कर ही नहीं सकते। गुजरात में देखिए डीएम साहब ने केवल फोटो खिंचवा ली कार पे और इंस्टा पर पोस्ट कर दी, देखिए क्या क्या हंगामा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब आपको सरकार के साथ ही रहना है। तो इसी प्रकार से यूपीएससी के भी जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सरकार के साथ वाले ही होते हैं। तो मोदी जी जो भी बोलते हैं उस पर विशेष निगाह रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब आता है, मोदी जी ने कहा, कहां पर, जुलाई में कहा था, याद रखिएगा, सूरत में प्राकृतिक खेती पर एक वर्चुअल समिट हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सूरत, इसको फैक्ट को लिखने के लिए, अगर मान लीजिए नेचुरल फार्मिंग आ ही गया तो सूरत में 2022 की जुलाई में एक वर्चुअल समिट हो रही थी, किस चीज पर, नेचुरल एग्रीकल्चर पर, नेचुरल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर, प्राकृतिक खेती को के अभ्यास पर। और वहां पर मोदी जी ने यह कहा था कि मिट्टी की गुणवत्ता की रक्षा के लिए, यानी मिट्टी की उर्वरकता खत्म ना हो, उसके लिए हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। तो गुजरात के सूरत जिले में उनका यह स्टेटमेंट था। इसी के आधार पर यह एडिटोरियल लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, कल्टीवेट नेचुरल फार्मिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे हम मिट्टी की गुणवत्ता अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तो अचीव करेंगे, अकॉर्डिंग टू बिजनेस लाइन एडिटोरियल हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी अचीव कर लेंगे। तो इसका मतलब है यह एडिटोरियल पिछले वाले एडिटोरियल से जुड़ा हुआ है। एक पॉइंट लिख लीजिए समाधान में, 3 पॉइंट वहां, चौथा यहां से लिख दीजिएगा कि समाधान में आप लिखिएगा नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग करेंगे, ऑब्वियस है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जबरदस्त होगी। आपको पता होगा जो अमीर लोग होते हैं अपने फार्म में, मतलब उनके अपने सबके फार्म हाउस होते हैं, खेती मतलब जमीनें होती हैं, या जो बड़े बड़े किसान होते हैं, तो अब वो अपना एक छोटा सा जो एरिया होता है, तो घर के खाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, और बेचने के लिए केमिकल फार्मिंग, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो नेचुरल फार्मिंग आप कभी खाए हो तो आपको पता होगा, जैसे गेहूं वगैरह मीठा लगता है, ठीक है, मुझे तो एक बार सौभाग्य मिला खाने का, तो ये पता है। तो ये हो गया। IQ IP कहां जा रहा है, GS3 मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न। मॉडल क्वेश्चन आपके सामने क्या है, आप देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन। अच्छा, जो भी एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं, मैं उन सबको बता दूं कि अनअकैडमी पर ये मेरा जो कोर्स है, ये जो हिंदू यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो जो बच्चे प्लस पर हैं और अभी करंट अफेयर्स कहीं भी वो पढ़ते हो, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, यानी सभी बाइलिंगुअल बैचेस में, जितने भी बाइलिंगुअल बैच होंगे उन सभी में मेरा कोर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। अभी तक मैंने सोचो ये मेरा इतना हिट प्रोग्राम है और मैंने कभी इसको प्लस पे नहीं पढ़ाया, तो अनअकैडमी से कॉल आई कि आपको ये वहाँ करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा ये सजेशन। तो मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, और जिसमें करंट अफेयर्स यही सेम चीज़ वहाँ पर क्रिस्प होकर के जाएगी। तो जो बच्चे अभी एडमिशन वगैरह लेने का प्लान कर रहे हैं तो एडमिशन ले ले, और कल मैं डेट यहाँ अनाउंस कर दूंगा कब मेरा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और आप आते ही सारे विषय मुझसे पढ़ने को पाएंगे, एथिक्स ऐसे सब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, इसी साल पढ़ाया हुआ, एकदम नया कोर्स है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए, एक लाइव क्लास, बाकी रिकॉर्डिंग वाली क्लास, और मिल करके कंप्लीट यूपीएससी तैयार करेंगे। तो जो भी बच्चे एडमिशन वगैरह लेना चाहते हो, महाराष्ट्र गुजरात वाले बच्चे जो बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा नया कोर्स आ रहा है, आप आ जाइए, ठीक है। और GS2 3 तो मैं, और 4 तो पूरा मैं कनेक्ट कर दूंगा एथिक्स से ही, मतलब सॉरी इसी हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से और द हिंदू बिजनेस लाइन से, ठीक है, ये सारी बातें। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग, आपके सामने प्राकृतिक खेती क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छे से। व्हाट आर इट्स मेजर कंपोनेंट्स, इसके प्रमुख घटक क्या है। तीसरा, हाउ इज इट कंपेरेबल टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, या जैविक खेती से कैसे तुलनीय है। अब आप देख क्या क्या, प्राकृतिक खेती भी क्या है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, या जैविक खेती से कैसे तुलनीय है। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन एन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, भारत की कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक खेती के लाभ बताएं, नहीं इसके क्या क्या लाभ होंगे, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। 2017, ठीक है ना, का ये निबंध भी ध्यान में रखिए, यहां पर भी एक पैराग्राफ में आप डाल ही सकते हैं। भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है, तो इसमें भी आप डाल सकते हैं प्राकृतिक खेती को, कि अगर नेचुरल खेती की पद्धति अपनाई जाए तो भूमि की उर्वरकता बढ़ा करके, और उस उर्वरकता के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ा करके, और आपको अच्छे से पता है जो भी चीज नेचुरल बिकती है वो महंगी बिकती है। कभी आप ऐसी दुकान पे गए हैं, वहां पर एक तरफ राजमा रखा होगा, चना रखा होगा, क्या रखा होगा कि ये ऑर्गेनिक है और एक या नेचुरल है, एक तरफ रखा होगा जो कॉमन है।
आप देखोगे नेचुरल और कॉमन के रेट में 4 गुने का अंतर रहेगा। 100 रुपए का राजमा है तो 400 रुपए का नेचुरल राजमा आपको मिलेगा। तो यही है, किसानों की आय इससे भी बढ़ सकती है। ठीक है, सरकार उनके उत्पाद को अगर बेहतर मार्केट प्रदान करे तो प्राकृतिक खेती। तो व्हाट इज नेचुरल एग्रीकल्चर, आप सबको पता है। प्राकृतिक खेती एक रासायनिक मुक्त या रसायन मुक्त पारंपरिक खेती पद्धति है, याद रखिएगा। नेचुरल फार्मिंग इज अ केमिकल फ्री ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड एंड इनपुट्स, यानी इसमें सारे इनपुट और मेथड रसायन कृषि से अलग वाले इस्तेमाल किए जाते हैं, याद रखिएगा। जिसका लक्ष्य क्या होता है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से परहेज करते हुए मिट्टी के स्वास्थ्य को, फसल की उपज को यानी फसल की उत्पादकता को और गुणवत्ता को सुधारा जाए। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग ना किया जाए और मिट्टी के स्वास्थ्य, तो इसके लाभ भी यही होंगे। प्राकृतिक खेती के लाभ क्या है, पहला मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, दूसरा जो उपज होती है वो बेहतर होती है, तीसरा उसकी जो उपज है उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है, तो ऑब्वियस उसकी कीमत भी बेहतर मिलती है, तो किसानों की आय भी बढ़ती है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, अब आता है कि नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है, फादर कौन है। प्रीलिम्स के लिए ये याद रख लीजिएगा, मेंस में ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। जापानी फार्मर थे मसानोबु फुकुओका, इन्होंने 1975 में एक पुस्तक लिखी, द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। ठीक है ना। और इसी में उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के बारे में बहुत सी बातें बताई और उन्होंने बताया कि नेचुरल फार्मिंग के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, वहाप्सा और प्लांट प्रोटेक्शन। तो आप देख सकते हैं, इन 5 के नाम आप याद रखिएगा। इनकी डिटेल में हल्का हल्का बता देता हूं। बीजामृत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यानी हमें क्या करना है, जो भी हम बीज डाल रहे हैं तो या जो भी हम उपज लगा रहे हैं तो उसमें हम जो गाय की खाद होती है, काऊ डंग होता है, उसका जो यूरिन होता है, और उसके साथ साथ यानी लाइम बेस्ड फार्मुलेशन किया जाता है, याद रखिएगा। यानी काऊ के डंग का, यूरिन का और लाइम का मिश्रण किया जाता है, याद रखिएगा। अब आपके मन में आएगा लाइम क्या होता है, तो बस इतना ही याद रखिएगा। लाइम क्या होता है, कैल्शियम का ऑक्साइड होता है या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है, बस इतना आप याद रखिएगा। तो ये हो गया बीजामृत। इसके बाद दूसरा आता है जीवामृत। क्या हो गया, इसमें मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए काऊ के यूरिन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके डंग यानी गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो दालें होती हैं, ठीक है, तो उनके आटे का इस्तेमाल किया जाता है और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के मिश्रण यानी काऊ का यूरिन, उसका डंग, इसके अलावा दालों का जो आटा होता है, उसके अलावा गुड़ यानी जैगरीस, इन सब का मिश्रण, उसे हम बोलते हैं जीवामृत। इसके साथ साथ वहाप्सा क्या होता है, आप देख लीजिए। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, यानी मिट्टी में केंचुए, एर्थवार्म्स छोड़ते हैं और केंचुओं के द्वारा मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं वहाप्सा में एर्थवार्म। मल्चिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, याद रखिएगा, जो पेड़ होते हैं, ठीक है ना, और जो फसल होती हैं, इनके बायोमास के द्वारा मिट्टी को क्या किया जाता है, फर्टाइल बनाया जाता है। इसके अलावा प्लांट प्रोडक्शन भी 5वीं विधि है, यानी वनस्पति संरक्षण विधि क्या है, याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, यानी बायोलॉजिकल मिश्रण होता है, यहां बताया नहीं गया क्या होता है, यानी कुछ जैविक मिश्रण होते हैं, उसका स्प्रे किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके द्वारा हम कोई भी कीटनाशक या कोई भी बीमारी या कोई भी खरपतवार प्लांट पर आने नहीं देते हैं। तो बायोलॉजिकल कोई मिश्रण होता है, उसका स्प्रे किया जाता है, जिससे कि फसल पर कोई कीट ना लगे, फसल को कोई बीमारी ना हो और फसल में खरपतवार ना लगे, इसे कहते हैं। और इसके साथ साथ मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़े, इसे हम कहते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। तो ये 5 प्रकार के हैं कंपोनेंट, याद रखिएगा। तो नेचुरल फार्मिंग आप देख सकते हैं, यही आपका तैयार हो गया, कहां पढ़ने की जरूरत। नेचुरल फार्मिंग क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, सारी चीजें आपका मैंने करा दिया। हमेशा याद रखिएगा क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, तो उसी पर मेरा काम है और वही मैं आप लोगों से चाहता हूं, और ये हमेशा चाहता हूं क्रॉस यूट्यूब आप कंपेयर करिए क्वालिटी कंटेंट में। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदू के मामले में बच्चे क्या करते हैं, बाहर से मेरी हेडिंग देख ली हिंदू, अरे हिंदू सब पढ़ा रहे, एक बार कंटेंट पे आप जरूर कंपेयर करिएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और आपने किया भी होगा, एक विश्वास आएगा कि यार इस आदमी के साथ हम एक्चुअल में अपनी जर्नी को पूरी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेचुरल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। नेचुरल फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलरिटीज क्या क्या है नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो जब हम सिमिलरिटीज पढ़ेंगे यानी समानताएं क्या हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती में क्या समानताएं हैं, तो आप देखिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल खेती की क्या विशेषताएं वो भी पढ़ने जा रहे हैं, जैविक खेती की क्या विशेषताएं वो भी पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों टॉपिक हम इसी एक स्लाइड में सीखने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक पूछेगा तो भी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, नेचुरल पूछेगा तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, याद रखिएगा। तो अब ये क्या है, यानी नेचुरल एग्रीकल्चर जो है, ऑर्गेनिक, ये दोनों केमिकल फ्री फार्मिंग मेथड यानी रसायन मुक्त खेती के मेथड या पद्धति या तरीके हैं। तो पहला याद रखिएगा, दोनों की ये समानता होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यानी दोनों ही प्रणालियां फार्मर्स को डिस्करेज करती हैं, किसानों को हतोत्साहित करती हैं कि वह किसी भी प्रकार के
केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पेस्टिसाइड का प्रयोग प्लांट्स पर, यानी जो भी फसल लगाई गई है उस पर ना करें। तो दूसरा पॉइंट हो गया, याद रखिएगा। तीसरा, यानी दोनों ही पद्धतियों में किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह खेती के लिए जो बीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो देसी बीज इस्तेमाल करें, याद रखिएगा। तो यह तीसरा पॉइंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, लोकल ब्रीड ऑफ सीड्स, यानी स्थानीय नस्लों के बीजों का उपयोग करने की बात कही गई है, याद रखिएगा। इसके बाद चौथा, दोनों विधियां प्रस्तावित करती हैं क्या, यानी गैर रासायनिक और घरेलू कीट नियंत्रण विधियों को बढ़ावा दिया जाए। यानी अगर हम कीट हैं तो उन कीट को रोकने के लिए, याद रखिएगा, कीट को रोकने के लिए हमें घरेलू विधियां अपनानी है। क्या करना है? रासायनिक विधियां नहीं अपनानी है, याद रखिएगा। ये इंग्लिश में हो गया नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया। अब इसके बाद आता है कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी दोनों अलग अलग। अब क्या क्या इनके अंदर कुछ अलग अलग बातें। प्राकृतिक खेती में ना तो रासायनिक और ना ही जैविक खाद मिट्टी में मिलाई जाती है। अब देखिएगा, यानी इसमें जैविक खाद भी नहीं मिलाई जाती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जैविक खेती में यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिसमें सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, जैविक खाद मिलाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों। जैविक खाद यहां नहीं मिलाई जाती, यानी ये ज्यादा नेचुरल है, ये प्रकृति के ज्यादा करीब है, ऑर्गेनिक से भी ज्यादा प्रकृति के करीब है ये। यानी कोई भी बाहरी उर्वरक मिट्टी में नहीं डाला जाता है और ना ही पौधों को दिया जाता है, एकदम से नेचुरल है। बट इसमें जैविक खाद डाली जाती है। क्या डाली जाती है? जैविक खाद डाली जाती है। इसके अलावा गोबर जैसे वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है और खेत में डाला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है, अब ये अंतर हो गया, ये क्या हो गया? अंतर। उधर क्या हो गया? समानता। अब आते हैं अगला, प्राकृतिक खेती में कोई जुताई नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्या है? कोई जुताई नहीं होती है और मिट्टी को अगली फसल के लिए इसी प्रकार तैयार किया जाता है, याद रखें, ठीक है। यानी उन्हीं पांचों पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें किसी उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है और किसी प्रकार की निराई या गुड़ाई की भी आवश्यकता इसको नहीं होती, याद रखिएगा। तो जैविक खेती में अभी भी परंपरागत कृषि पद्धति जैसे जुताई का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी को अगली फसल के लिए तैयार करना पड़ता है। यहां पर क्या होता है? मिट्टी अगली फसल के लिए खुद ही तैयार रहती है, खाद को मिलाना पड़ता है, निराई ये सब करना पड़ता है। यानी जो यहां मैंने बताया करना पड़ता है, वो यहां कुछ भी करना नहीं पड़ता है। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हो गया, मजा आ गया। अब आता है प्राकृतिक खेती को अगर हम अपनाते हैं तो उसके लाभ क्या होंगे। तो आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्वियस है। उर्वरक सब्सिडी का बोझ सरकार के ऊपर से कम होगा। आपको पता है हम अपनी उर्वरक यूज का मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो उर्वरक भी हिंदुस्तान में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। क्या करता है? आयातित मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है, सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालता है। तो ऑब्वियस है इससे हमें कमी मिलेगी, इससे हमें राहत मिलेगी, ध्यान रखिएगा। एक चीज ये हो गया। इसके अलावा ये एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य जोखिम, जो भी एग्रीकल्चर कर रहा है उसको किसी प्रकार का स्वास्थ्य जोखिम नहीं होता। तो इसका मतलब ये धारणीय है, धारणीय है, किसी प्रकार का इसमें उत्सर्जन नहीं है, मीथेन वगैरह किसी चीज का। तो अगर नहीं है तो ऑब्वियस है, एक बार फटाफट आ जाए। फिर उसके बाद आते हैं तो सतत विकास लक्ष्य नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन के लिए, यानी यह सबसे महत्वपूर्ण है। यही मैंने बता दिया, हालांकि और भी बहुत सी बातें, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें लागत कम लगती है, इसमें रोजगार भी मिलेगा। जैसे जीवामृत, बीजामृत, इन सब की डिमांड होगी तो रोजगार मिलेगा ना जी, उन सब का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है अगला कि सरकार की क्या क्या स्कीम्स हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए नेचुरल फार्मिंग क्या है, उसके तरीके क्या है, कंपोनेंट क्या है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं, वो आपने पढ़ लिया। फिर नेचुरल खेती के क्या लाभ पढ़ लिए, ठीक है। फिर उसको सतत विकास के साथ इंटरलिंक कर दिया गया, यानी नंबर 13 के साथ। और नंबर 13 ही नहीं, और भी कनेक्ट होगा, लेकिन अभी मैंने केवल नंबर 13 के साथ एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट किया। अब आता है सरकार क्या क्या इनिशिएट ले रही है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 2014-15 में शुरू हुआ एक मिशन जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यह शुरू किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, 2015 में शुरू किया गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन 2015 में शुरू किया गया है। तो ये 3 योजनाएं शुरू की गई हैं। आपका होमवर्क है इन तीनों योजनाओं का थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिएगा। आज आपका होमवर्क है, गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 2020-21 में फिर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, PKVY यानी प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के तहत एक उप योजना BPKP शुरू किया गया, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति शुरू किया गया। इसके तहत क्या किया जा रहा है, यानी लोगों को सामूहिक रूप से, यानी क्लस्टर में सामूहिक रूप से लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और जो भी उनकी आवश्यकता है उस पर ध्यान दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो राइटर यही कहते हैं कि कोविड-19 के बाद नेचुरल फूड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इम्यून सिस्टम होता है उसको इनहेंस या मजबूत करने की शक्ति होती है। तो कोविड-19 के बाद विशेषकर मिडिल क्लास, अपर क्लास में
जो है बहुत ज्यादा मांग बढ़ी है न्यूट्रिशियस फूड की, तो ऐसे में नेचुरल प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है। और अगर हम इस पर बेहतर ढंग से इंप्लीमेंटेशन की पॉलिसी को आगे बढ़ाएं तो हम इससे यानी किसानों की आय को, इस डिमांड को देखते हुए यह उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों की आय को हम बढ़ा सकते हैं। यह बात यहां पर कही गई है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें भोजन ज्यादा पौष्टिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, यहां पर उन्होंने सतर्क भी किया कि भाई भारत की खाद्य सुरक्षा कृषि पर डिपेंड करती है, तो हमें पूरा मूल्यांकन करते हुए चलना है कि नेचुरल खेती के तहत ऑब्वियस उत्पादन में अगर हम क्षेत्र को लाते हैं तो हमें इस बात का मूल्यांकन लगातार करते रहना पड़ेगा कि कहीं उत्पादन पे मतलब गंभीर असर तो नहीं पड़ रहा, यानी केमिकल के यूज वाले उत्पादन पे आज हमारी खाद्य सुरक्षा डिपेंड करती है, तो एक बैलेंस बना के चलना है, वो बात यहां पर बताई गई है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर एक और बात बताई गई है कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किए बिना इस कृषि को कहां पर कर सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट, इस कृषि को कहां कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यानी उन स्थानों पर कर सकते हैं जो रेनफेड एरिया है, नेचुरल फार्मिंग इन रेनफेड एंड हिली रीजन विदाउट डिस्टर्बिंग आवर फूड सिक्योरिटी, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, हम नेचुरल फार्मिंग को शुरू करें रेनफेड एरिया में, ठीक है, वर्षा वाले एरिया में, और उसके साथ साथ हिली रीजन में। अब आता है भारत में कितना भूमि, तो 70 मिलियन हेक्टेयर रेनफेड एरिया है, यानी वर्षा भूमि है, तो हम यहां पर इसकी खेती कर सकते हैं, ठीक है। और यह क्या करेगी, ना केवल हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बल्कि हमारी पोषण सुरक्षा को भी बढ़ावा देगी, और पोषण सुरक्षा को जैसे ही बढ़ावा देगी तो ऑब्वियस है जीरो हंगर और गुड हेल्थ एंड खासकर नंबर 3 यानी क्या करेगी, हमारा हेल्थ भी अच्छा करेगी, हेल्थ अच्छा करेगी तो ऑब्वियस है हम नो पॉवर्टी की तरफ जाएंगे, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, याद रखिएगा। तो ये भी टॉपिक खत्म होता है आज रात को 9 बजे, स्पेक्ट्रम की क्लास में सबको आना है विद